हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और आज फिर आ गई हूं मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जिसका नाम है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। 9th और 10th के बच्चों के लिए या फिर और भी क्लासेस के 6th 7th 8th के बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसमें से उन्हें याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसे देख के समझना है कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया कैसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है और उसके अंदर भी कि बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन कंपटीशन के लिए जो पढ़ रहे हैं और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टेट के लिए यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको थरली पढ़ें, इसको ध्यान से देखें कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इस टॉपिक को मैंने इसी टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के साथ ही पिकअप कर लिया है, बजाय कि इकोलॉजी पढ़ाने के टाइम पे इसे यूज़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर इसे कीजिएगा, क्योंकि आप जितनी नॉलेज शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा आपका भी है, क्योंकि उसी तरीके से आप सेम टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं बैक्टीरियाज कैसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो जी हाँ, देखिए दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम होता है एनारोबिक और एक होते हैं एरोबिक। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने कर दी है कि एक टाइप का बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन होगी एनवायरनमेंट में तो सर्वाइव कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन होगी एनवायरनमेंट में तो उस वहाँ पे जो सर्वाइव कर रहा है वो एरोबिक है। देखिए हमारी अर्थ पे जितने भी एरियाज़ को आप सोच सकते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में हो गए, जैसे कि मान लीजिए हॉट डेजर्ट्स हो गए या फिर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो गई, तो वहाँ पर एक बार को फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन स्पीशीज़ या कोई एनिमल स्पीशीज़ आपको मिले या ना मिले, लेकिन बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन के अंदर भी जो आपको लिविंग सेल जो सस्टेन करता हुआ मिलेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखाता हुआ मिलेगा, वो है बैक्टीरिया। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया के लिए क्या एनर्जी और क्या मटेरियल के सोर्सेज हैं। तो एनर्जी सोर्स जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया का होता है वो जो लिविंग स्पीशीज़ के अंदर जो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वही इसका एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि यही उसके लिए मटेरियल है। चाहे वो लीफ है, चाहे वो सॉइल के ऊपर एक लेयर है ह्यूमस की जो कि ऑर्गेनिक लेयर है, या फिर आप ये मान लीजिए कोई डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक है, तो वो सब जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है बैक्टीरिया के लिए, वही मटेरियल है। और सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में एक्सटेंसिवली और प्रेवलेंट तरीके से जो डिस्पर्स हैं, सारी जगह पर फैला हुआ है, वो क्या है? बैक्टीरिया है। ये आपको हर चीज़ में मिलेगा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बैक्टीरिया का है, जो हम जितने टाइप की साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और भी हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स की साइकिल हम पढ़ते हैं, चाहे आप आयरन की बात कर लीजिए या कोई भी एलिमेंट हमारी अर्थ पे जो है, उसको सबको रीसाइक्लिंग करने में जो हेल्प करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कि लाइफ के अंदर जो है कैसे मेंटेनेंस करके रखते हैं, रिप्लेनिशमेंट करके रखते हैं सारे रिसोर्सेज की। उसके अलावा जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे हमारी नज़र से यूज़लेस है, कि मान लीजिए कोई हमारे बाहर अगर हम देखें कोई किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, रैट है, डॉग है, किसी की भी हो गई है, हमने तो उठा के उसको कहीं साइड कर दिया, लेकिन उसको जो अर्थ पे से जो कि यूज़फुल मटेरियल बनाएगा उसको डीकम्पोज करके उस रेगुलेशन को करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? बैक्टीरिया है। उसके अलावा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाए तो वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देता है, क्योंकि इसका एम क्या है? अपनी पॉपुलेशन को सर्वाइव कराना। तो अगर ये पैथोजेनिक फॉर्म के अंदर है तो ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा।
पैथोजेनिक हम उसको बोल रहे हैं जो कि हमारे लिए अनफ्रेंडली बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो गए। वहाँ पे ये पैरासाइट्स की तरह सर्वाइव करेंगे और फिर ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि इन्हीं के साथ, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, उनके साथ फ्रेंडशिप करके रहते हैं, रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करते हैं, सिम्बायंट्स की तरह रहते हैं कि उनसे भी अपना फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें भी कुछ फ़ायदा देते हैं। बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो उस सिचुएशन के अंदर जो ये बैक्टीरिया है वो हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। और इसका एग्जाम्पल है रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। फॉर एग्जांपल पी प्लांट जो है उसके रूट के अंदर कुछ स्वोलन पार्ट्स हो जाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूम्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक बैक्टीरिया की कॉलोनी देखिए किसी पर्सन के हाथ में। इस तरीके से लैब के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ लैबोरेटरीज़ के अंदर और हम देखते हैं कि कैसे इस बैक्टीरिया को हम अपनी लैब के अंदर क्रिएट करते हैं और उसे लैब के अंदर क्रिएट करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का लैब सेटअप होता है। लैब के अंदर जो भी माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैंने आपको अपने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर सारी जानकारी दी थी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स करते हैं, कहाँ पर कैसे माइक्रोबायोलॉजी के सेंटर होते हैं। लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर MSc तक करते हैं, PhD करते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स। क्या होते हैं लैमिनार फ्लो? इनके अंदर एयर जो है वो लैमिनार फ्लो की तरह आती है, यानी कि टर्बुलेंस में नहीं आती, एक ही फ्लो में चलती रहती है एयर, कांस्टेंट एयर रहती है ताकि वो इसको, और यूवी लैंप होता है ताकि ये जो कैबिनेट है और जो पर्सन जो कि लैब रिलेटेड पर्सन इसको परफॉर्म करता है वो सैनिटाइज़र रखता है अपने पास, ग्लव्स पहन के काम करे जाते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस बैक्टीरिया से काम कर रहे हैं वो हमारे लिए पैथोजेनिक हो। तो स्टेराइल कंडीशंस बनाई जाती हैं, उस एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज करा जाता है और इक्विपमेंट्स होते हैं, इंक्यूबेटर होता है, जो फूड होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट अगार, या फिर या तो वो अगार की फॉर्म में होता है जेल फॉर्म में, या फिर वो ब्रॉथ की फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में। उस अगार प्लेट्स के ऊपर या फिर सॉल्यूशन के अंदर जो है बहुत सारे मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोर प्लेट मेथड, स्प्रेडिंग मेथड, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रीकिंग मेथड है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की कॉलोनीज जनरेट करके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है और फिर उन बैक्टीरियाज की स्टडी करी जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो डॉक्टर क्या रेकमेंड करता है कि पहले आप लैब टेस्ट कराओ, अपने टेस्ट करा के रिपोर्ट्स लेकर आओ, फिर मैं आपको मेडिसिन रेकमेंड करूँगा। आप ब्लड सैंपल देकर आते हो, फिर उस ब्लड सैंपल में से उस ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जी हाँ ये बीमारी जो है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया उसने कॉज कर दिया है। साल्मोनेला टाइफी की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं ब्लड के अंदर, जिसके कारण से क्या हुआ है, इस पर्सन को टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से एक लैब सेटअप के अंदर ये जाता है, वहां से कॉलोनीज को बिल्ड करके देखा जाता है। तो देखिए क्या मेथड यूज करते हैं। देखिए अगर प्लेट है, ये अगर प्लेट के ऊपर जो है क्या करा जाता है, पहले एक लूप होता है। लूप किस शेप का होता है, पीछे से आप उसको हैंडल से पकड़ सकते हैं इजीली, और आगे से क्या होता है, लूप की फॉर्म में आगे से कुछ देखिए स्टील का होता है और आगे से देखिए कुछ इस तरीके से शेप का होता है ये। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस लूप को पीछे से हैंडल से पकड़ के इसको पहले हम रेड हॉट होने तक फ्लेम पर इसको हम रखते हैं। जब ये रेड हॉट हो जाता है तो हम सोचते हैं स्टरलाइज हो गया, अब इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा क्योंकि इसको हमने एक्सट्रीम कंडीशन तक ले गए हैं, बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में डेड हो जाएगा। फिर हम अपना सॉल्यूशन लिया, से फॉर एग्जांपल ये ब्लड सैंपल है या हमने कहीं से कोई और सैंपल इनोक्यूलेट किया है, इसके अंदर हमने इसको डिप किया, इस लूप को डिप किया और इस लूप को डिप करके न्यूट्रिएंट के ऊपर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में एक तरीके से स्प्रेडर को ऐसे देखिए स्प्रेड कर दिया। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने एक बार इसको स्प्रेड कर दिया।
अब हमने एक बार इसको स्प्रेड कर दिया, अब हमको क्या करना है, सिर्फ प्योर कॉलोनीज बनानी है बैक्टीरिया की, एक ही टाइप की। अब इस इनोक्यूलम के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब हमने एक बार इसे ले लिया यहाँ से, अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, इसको फिर से लूप को स्टेराइल करने के लिए रेड हॉट करेंगे, और रेड हॉट छोड़ने के बाद में जहाँ पर हमने इसकी स्ट्रीकिंग करी थी वहीं पे बैक्टीरिया के पास ही इसको फिर से रखेंगे, और अब की बार हम इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो पहले हमने स्लीपिंग लाइन में किया था, अब हम इसे थोड़ा स्टैंडिंग लाइन के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह, एक सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह यहाँ पे स्ट्रीकिंग करेंगे इसकी, ये जो हमारे पास लूप है इसकी हेल्प से। फिर हम थर्ड टाइम फिर से इसको स्टेरलाइज करेंगे, और स्टेरलाइज करके फिर हम थर्ड टाइम इसकी फिर से जो है, फिर से हम इसको थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, फिर से हम इसकी स्लीपिंग लाइन के अंदर, फिर से हम जो हमारा सेकेंड पार्ट था वहीं से हम बैक्टीरिया को पिक करेंगे और वहीं से हम इसकी स्ट्रीकिंग करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम इसे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी इसका टाइम रिक्वायरमेंट हम सोचेंगे कि हमें कम से कम इतना टाइम चाहिए, हम इसको कवर करके इंक्यूबेटर के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर देंगे ग्रो करने के लिए, जो भी इसकी आइडियल कंडीशंस होती हैं। और फिर इसे रखने के बाद नेक्स्ट डे इसकी क्या हो जाएंगी, प्लेट के ऊपर इस तरीके से बहुत सारी कॉलोनीज बन के आ जाएंगी। देखिए इस तरीके से बहुत सारी कॉलोनीज बनकर आ जाएंगी। फिर उसमें से हम किसी एक को आइसोलेट करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लैबोरेटरी मेथड बताया। अब जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं, तो जैसे हमने हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़े थे, उसी तरीके से हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे डिराइव करती है, एक तो हैबिटेट, कौन सी जगह मिल रही है रहने के लिए, सॉइल है, एयर है या वाटर है, कौन सी एरिया है, फूड, कौन सा फूड मिल रहा है खाने के लिए, या और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसी इंटरेक्शन है। अगर से फॉर एग्जांपल पैरासिटिक है, पैरासिटिक के अंदर मैंने आपको साल्मोनेला बताया, देखिए किसी ने आके जो है इन्फेक्शन कॉज कर दिया, इंटेस्टाइन के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज कर दिया, तो उस केस के अंदर जो है वो कंडीशन पैरासिटिक हो जाएगी। या फिर वो सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। तो सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल में फंजाई और मोल्ड भी आते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं। यहाँ पे लिविंग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे डेड और डिकेइंग है, जिनको पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बाहर ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उन रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जाता है। तो होपफुली आपको सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी रिकॉल हो गई होगी। और सिम्बायोटिक मैंने आपको क्या बताया था, सिम्बायोटिक मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को भी और ऑर्गेनिज्म को जिसने इन्फेक्शन कॉज किया बैक्टीरिया को भी, दोनों को बेनिफिट मिलता है। देखिए ये बैक्टीरिया है, ये कैसे अपने आप को स्प्रेड कर रहा है, एक इन्फेक्शन थ्रेड फैला रहा है, और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू ये पूरी अपनी कॉलोनीज जो है रूट्स के अंदर स्प्रेड कर रहा है। और रूट्स जो है वो स्पोलन हो गई, तो जहाँ स्वोलन हो गई रूट्स, यहाँ पर ही आपको बैक्टीरिया मिलेगा। आप छोटा सा सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते हैं, आपको बैक्टीरिया मिलता है। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जिसका नाम बोल रहे हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 78% इनर्ट गैस की फॉर्म में है, उसको प्लांट के लिए फिक्स करता है, क्योंकि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और प्लांट हमारी तरह नहीं है कि मूविंग हो, और हमें पता है कि पल्सेस किस किस चीज़ में मिलते हैं, तो हम वो पल्सेस को खा लेंगे तो हमें अमीनो एसिड मिल जाएगा हमारी बॉडी में। तो ये अपने लिए नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, और फिर यहाँ से नाइट्रोजन फिक्स करता है अपने लिए। तो ये 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया बता दिए मैंने आपको। वो पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है वो उनका होस्ट होता है। हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक के अंदर, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट पे फीड करते हैं, और जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, तो इस वहाँ पे होस्ट जो है वो लिविंग है, और वहाँ पे जो भी उनका फूड है वो डेड है।
उसके अलावा जो है और डिफरेंसेस जो हैं विद इन द ऑर्गेनिज्म, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वो पहले बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो उसे सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर का जो सॉल्युबल फॉर्म आ जाता है जब, तब उसको कंज्यूम करता है। तो ये मेनली कैसे होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया में ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करने वाले होते हैं, पर कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि पैथोजेनिक नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोबियल फ्लोरा है, मतलब माइक्रोब्स हैं बहुत सारे, स्किन में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, म्यूकस मेम्ब्रेन में है हमारी, और दूसरे ऑर्गेनिक वो हमारे साथ को एग्जिस्ट करते हैं, हमारे साथ हर रोज रहते हैं, वो हमें परेशान नहीं करते। लेकिन ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो वाटर के थ्रू आ गए या फिर हमारी बॉडी में फूड के थ्रू आ गए, फूड पॉइजनिंग कॉज कर दी, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम हो गया जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। या फिर हमारा वाटर के थ्रू आ गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन लग रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया जो होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ही बॉडी का ब्लड यूज करके, न्यूट्रिशन यूज करके अपनी कॉलोनीज को बिल्ड करते हैं और हमको वीक करते हैं, होस्ट को क्या करते हैं, वीक करते हैं ये। तो जो मैंने अभी आपको लैब के अंदर दिखाया था कि कल्चरिंग होती है बैक्टीरिया की, कैसे कल्चरिंग होती है, एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताया था। तो देखिए उससे क्या बनाए जाते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो तो फूड होते हैं प्रोबायोटिक्स के लिए, यानी कि जो प्रोबायोटिक है वो क्या है, अच्छा बैक्टीरिया है, तो उसके लिए जो फूड है वो क्या है, प्रीबायोटिक है। तो अच्छा बैक्टीरिया आपको कहा जाता है योगर्ट खाइए, ठीक है, या फिर सार क्रीम हो गई उसमें मिलता है, या फिर कर्ड हो गया उसके अंदर मिलता है। अगर आप डॉक्टर के पास चल जाते हैं फूड पॉइजनिंग की कंडीशन में, तो ज़्यादातर आपको जो फूड रेकमेंड करता है वो खिचड़ी विद कर्ड रेफर करता है कि आप कर्ड जितना लेंगे आपके गुड बैक्टीरिया जाएगा, तो आपका बैड बैक्टीरिया जो है वो किल करेगा गुड बैक्टीरिया जाकर उसे, ठीक है। तो कई लोग जो है एज अ सप्लीमेंट प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम करते हैं, मार्केट में याकुल्ट आया, इस तरीके की मेडिसिन आती हैं, तो इन मेडिसिन को यूज करते हैं क्योंकि प्रोबायोटिक्स के भी अपने ही फायदे हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी बूस्टर है एक प्रोबायोटिक। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को कल्चर किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं जिसके इंजेक्शंस भी लगते हैं, जो ओरली भी लिए जाते हैं। तो इसीलिए गुड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस है, इसको भी यूज़ किया जाता है, पेनिसिलिन को, और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे फ्रेंड हैं, तो कल्चर करके उन्हें यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं पैरासिटिक के बाद सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो ये फंगस के साथ मिलके डेट्राइटिस फूड चेन के प्राइमरी डीकम्पोजर्स हैं। जो डेट्राइटिस फूड चेन मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डेट्राइटिस फूड चेन, तो वहाँ के जो सबसे पहले प्राइमरी डीकम्पोजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए मैंग्रोव लीव्स, मैंग्रोव लीव्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, मैंग्रोव दलदल के अंदर ग्रो करता है, तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मिलता है, जो कि बीच और लैंड का जॉइंट एरिया है, वेटलैंड जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन फीड करते हैं, डेट्राइटिस फीड करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस दोनों मिला के छोटे, फिर उनको बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, फिर उन्हें क्रैब खाता है, स्मॉल फिश खाती है, फिर लार्ज फिश खाती है। तो इस तरीके की डेट्राइटिस फूड चेन चलती है, जिसके अंदर सेम प्रोसीजर जो मैं आपसे अभी तक डिस्कस कर आ रही हूँ कि ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट करके, और फिर सिंपल केमिकल्स को ये डाइजेस्ट करके अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। इनका भी सेम रोल है जो बैक्टीरिया का एज अ होल मेजर रोल है कि ये रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि आप देख लिए मैंग्रोव लीव्स है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर जो भी कार्बन कॉम्पोजिशन है डेट्राइटिस ने उसको खाया, तो वो सारा का सारा उसने अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लिया। और जो इसका सबसे अलग है वो ये है कि ये ब्रेकिंग डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर सफाई करते हैं, सफाई का काम करते हैं बाय बायोडिग्रेडेशन ऑफ, बाय ब्रेकिंग डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल एस्चर्शिया कोलाई आता है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जस्ट ये रिटर्न फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल गया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की एसोसिएशन में रहते हैं अलग और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे कि राइजोबियम का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रूट नोड्यूल्स के बना लेता है लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। लेग्यूम प्लांट्स कौन से लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी हो गया, चना हो गया,
ठीक है। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स बना लेते हैं, और ये ह्यूमंस के अंदर और रूमिनेंट्स के अंदर, रूमिनेंट्स काओ, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, रूमिनेंट्स हो गए, उनके बैक्टीरिया की गट के अंदर जो हमारी गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उनके उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि हमारी गट में रहता है। एस्चर्चिया कोलाई है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो हमारी गट में रहता है और हमारे लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे साथ क्रिएट करता है वो, और हमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है और विटामिन प्रोडक्शन में भी हमको हेल्प करता है। तो ये प्लांट का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हुआ राइजोबियम, और एक हमारा जो हमारी गट के अंदर रहता है वो हुआ। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया के कि इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो ये अभी तक मैं आपसे डिस्कस करती आ रही हूँ, बस एक क्लब करके आपके लिए यहाँ लिख दिया है ताकि अगर आपको कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए रिटन फॉर्म में या एमसीक्यू फॉर्म में तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम भी लेकर आई हूँ मैं जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो डीकॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। डीकॉम्पोजिशन होने की वजह से रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। मिल्क को सार करता है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कर्ड बनानी है या कुछ बनानी है, मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसे सार करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स, ये याद रखिए आई से ए में कन्वर्जन हो रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और एक और है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन हेल्प करता है, एनवायरमेंट में एजोटोबैक्टर, और राइजोबियम का भी अगर नाम हो तो बोथ राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन्स जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, गोबर गैस प्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ से पानी क्लीन होके आता है, उसका एग्जाम्पल है UASB, जिसका फुल फॉर्म होता है अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट डाइजेस्टर्स। तो यहाँ पे मिथेनोजन्स को यूज करते हैं, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करी जाती हैं, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वही सरवाइव करेगा क्योंकि सारी तरफ से सील लॉक करा जाता है। सिर्फ एक तरफ से पाइप डाला जाता है इन्फ्लुएंट का, और एक तरफ से अपर साइड से पाइप निकाला जाता है जिसको बोलते हैं इफ्लुएंट, यानी कि यहाँ से जो भी वाटर यहाँ से क्लीन होकर आया है। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली क्लीन वाटर 100%, क्योंकि आगे क्लोरीनेशन, यूवी और ये सब भी ट्रीटमेंट होते हैं। यहाँ से जो इफ्लुएंट आता है उसको अपर साइड से लेते हैं, यहाँ से इन्फ्लुएंट ये डोम शेप का बना के इसे लॉक किया जाता है, और यहाँ से एक गैस का पाइप बनाया जाता है क्योंकि यहाँ से बायोगैस को यूज करते हैं जो कि इस प्लांट को रन करने में काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा जो वेस्ट वाटर होता है जो कि पानी सारा का सारा सीवरेज के थ्रू आता है, इसमें मिथेनोजन्स को रखते हैं, और ये मिथेनोजन्स से शेकिंग करके या किसी भी रीजन से जो है इसको डीकम्पोज करता है सारे के सारे, और जो भी इसमें वेस्ट मैटर के अंदर जितना भी आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक मैटर ही होता है इसके अंदर, इसके ऊपर फीड करके इस वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और गोबर गैस का प्रोडक्शन भी करते हैं, यहाँ से बायोगैस निकलती है। एक टाइप का बैक्टीरिया जो विनेगर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सारे एमसीक्यूज के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसीटोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कॉलस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, तो अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ये यूज होता है। बायो रेमिडिएशन या बायो लीचिंग, क्या होता है बायो रेमिडिएशन और बायो लीचिंग, किसी भी चीज को रेमिडिएट करना है, यानी बायोलॉजिकल तरीके से कोई भी चीज का रेमिडिएशन करना, उसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो होता है स्यूडोमोनास। बायो रेमिडिएशन और बायो लीचिंग पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, वहां पर आप इसके पूरे डिस्कशन देखिएगा कि बायो लीचिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है और बायो रेमिडिएशन क्या होता है
बायो रेमिडिएशन करते हैं, प्लांट्स की करते हैं रेमिडिएशन। उसमें से हैवी मेटल्स कई प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हैवी मेटल्स क्या होता है ये सेपरेटली हम जानेंगे। तो फिर उन बैक्टीरियाज को यूज़ करके उन प्लांट्स के अंदर से कैसे इन हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाता है, बायो रेमिडिएट किया जाता है, ये एक अपने आप में ही पूरा अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये याद करने के लिए बायो लीचिंग और बायो रेमिडिएट करते हैं बैक्टीरिया, नाम है स्यूडोमोनास। नेगेटिव इम्पैक्ट तो आप हज़ारों लिख सकते हैं कि खाना स्पॉइल कर दिया, या फिर कोई भी सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, अगर कोई भी आपने अनकवर्ड जो है फूड रखा हुआ है, मीट फ्रूट वेजिटेबल रखा हुआ है, उनको सबको रॉटिंग कर देते हैं। उनकी एक बैक्टीरिया का नाम दे दिया यहाँ पे कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। जैसे आप कहीं वेंडर से, कहीं हॉकर से, जिन लोगों के पास वाटर का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, जो खाली एक बकेट में वाटर लेके अपने साथ घूमते हैं या फिर वैसे ही घूमते हैं, उनसे जब आप कुछ खाना वाना खा लेते हैं और ज़्यादा दिन तक खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, वन ऑफ देम कैन बी कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विब्रियो कॉलरी हो गया, कॉलेरा कॉजिंग, बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स कॉजिंग। तो ये सारे क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो भी आप डिजीज के बारे में सुनते हैं। लास्ट टॉपिक, हेट्रोट्रोफ्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, ना हो बैक्टीरिया तो क्या होगा। हेट्रोट्रोफिक्स क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड और एनर्जी को सप्लाई करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, और ये सेकेंडरी और टर्जरी कंज्यूमर्स का काम करते हैं बहुत सारे लेवल्स के ऊपर फूड चेन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे फूड चेन देखिए, डेट्राइटिस फूड चेन देखिए, एक्सक्यूज मी, और ग्रेजिंग फूड चेन देखिए, डिकम्पोजर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, इन सबको कौन खाएंगे लास्ट में, जिस भी स्टेज पे जो ऑर्गेनिज्म मर गया, डिकम्पोजर्स। और डेट्राइटिस में सबसे पहले ही कौन फीड करने वाले होंगे, बैक्टीरिया ही होंगे सबसे पहले फीड करने वाले। ठीक है, तो ये रेमिनेंट्स ऑफ प्लांट खा लेते हैं, एनिमल के फीसिस तक खा लेते हैं, यहाँ से भी न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। तो ये डेट्रोवाइटिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी अर्थ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमारे जितना भी थ्रैश है, जितना भी हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, इस सबको रिसाइकल भी कौन करता है हमारे लिए, बैक्टीरिया ही करता है। तो यही हमारे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखता है, उसे हेल्दी बना के रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं, और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें जानिए। इनके लिए एक एक वीडियो सेपरेट, जैसे जैसे मेरा आगे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं एक एक अलग बनाऊंगी इकोलॉजी के वीडियोस। अभी आप सिर्फ सिग्निफिकेंस को जानिए। क्या सिग्निफिकेंस है, अगर सैप्रोफाइट्स ना हो तो इस अर्थ के ऊपर इतना सारा डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जिसके कारण से अर्थ पे अनलिमिटेड स्मेल हो जाएगी। सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। तो सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिड्यूस करते हैं लेस कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स में, जिनको कि प्लांट एब्जॉर्ब करके रिसाइकल कर लेते हैं। देखो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हमारे को तो कुछ नहीं करना, ये बैक्टीरिया और ये प्लांट की इंटरेक्शन है, हमने तो खाली वेस्ट निकाल के डाल दिया। तो ये कैसे अर्थ को मैनेजमेंट करने के लिए है, अर्थ के ऊपर एक इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए है, प्रिजर्व हो रहा है जो। फिर क्या है, इनका अगर सिम्बायोटिक कनेक्शन ये यूज़ करा जाए, तो सिम्बायोटिक कनेक्शंस को यूज़ करके इनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, काम करने के तरीके में। ठीक है, काम करने के तरीके में कैसे आ गए, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म चला गया और उसी की बॉडी को यूज़ कर रहा है। से फॉर एग्जांपल प्लांट्स मान लीजिए 10 साल जीने वाले, 100 साल जीने वाले, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। तो अब कुछ उस बैक्टीरिया के अंदर भी चेंजेस, एवोल्यूशन हो जाएगा, और उसी के कारण जो है, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो हम कह रहे हैं कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये इकोलॉजिकल डायनामिक्स, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये जो कनेक्शंस बनाता है बैक्टीरिया, इसके कारण से ही हो रहे हैं ये सारे इवेंचुअली चेंज। ठीक है, कैसे कैसे स्पीशीज़ जो है अलग अलग मॉडिफाई होती है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बटरफ्लाई को देखिए, आपको थाउजेंड्स ऑफ कलर की बटरफ्लाई दिखाई देगी। तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है? तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस ऐसी होता है, तो एनवायरनमेंट में चेंज हो या फिर कोई स्पीशीज़ के अंदर ही उसके जीन पैटर्न के अंदर जो भी उसका डीएनए है उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए किसी भी कारण से, तो ये इस तरीके से एवोल्यूशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर पैरासाइट्स ना हो, हम सोचे कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर पैरासाइट्स ना हो तो क्या होगा? होस्ट की पॉपुलेशन साइज को कौन कंट्रोल करेगा? से फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे जो हैं, अगर हम एक फूड चेन को कंसीडर कर लें कि एक प्लांट है, उसे डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। अब मान लीजिए कोई पैरासिटिक बिहेवियर की वजह से टाइगर्स की डेथ हो रही है, कोई डिजीज़ फैल गया, ठीक है। तो अगर बाई चांस पैरासाइट नहीं होता और जो मान लीजिए जो हमने बोल दिया टाइगर है जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसे भूख लगेगी, तो क्या होगा? सारे डियर खत्म हो जाएंगे। डियर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? खाली ट्री और टाइगर रह जाएगा। अब टाइगर ट्री तो खा नहीं सकता, तो टाइगर भी मर जाएंगे। टाइगर भी मर जाएंगे तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे प्लांट्स भी एनवायरनमेंट में से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पैरासाइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यही जो है बिहेवियर और फिटनेस होस्ट का चेक करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे हर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। होस्ट पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करके रखते हैं, विच कैन समटाइम्स गिव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स के अंदर। देखिए मैंने आपको ट्रॉफिक रिलेशनशिप समझाया, फूड चेन के अंदर हेल्प करते हैं, कंपटीशन में हेल्प करता है। मान लीजिए दो स्पीशीज़ हैं, उनका एक ही फूड है, अगर वो दोनों स्पीशीज़ ही बहुत ज़्यादा होंगी तो फूड कितना कम हो जाएगा। तो एक स्पीशीज़, इनकी जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन चेक है उसमें काम करता है, बायोडाइवर्सिटी में काम करता है, और कई बार कीस्टोन स्पीशीज़ का काम करता है। कीस्टोन स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम की सबसे ज़रूरी स्पीशीज़ कि अगर उस इकोसिस्टम में से फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, और जो बड़े पैथोजेंस वाले स्पीशीज़ होते, पैथोजेंस कैरी जो भी बड़े प्रेडेटर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर वल्चर ख़त्म हो जाएंगे तो उनसे जो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वल्चर्स क्या है? एक इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा बड़ा कीस्टोन स्पीशीज़ है, ठीक है। ऐसे टाइगर क्या है, लायन क्या है, ये सारे क्या हैं, वुल्फ क्या है, ये कीस्टोन स्पीशीज़ है। अगर ये ही ट्रॉफिक लेवल में से हट जाएंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन एकदम से एक्सपैंड कर जाएगी। तो इसीलिए पैरासाइट्स जो होते हैं ये इन चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड है होस्ट की फिटनेस और बिहेवियर। और उसके अलावा पैरासाइट्स का जो एक और सिग्निफिकेंट रोल है वो है डिटर्मिनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ दोनों को मेंटेन करके रखने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक इंटरैक्शंस। तो इसको नेगेटिव बिलीव से मत देखिए। पैरासाइट्स एज अ इकोसिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है, पर हाँ अगर आप पर्सनल लेवल पे देखेंगे और ये पैथोजेनिक हो तो ऑब्वियसली ये हार्मफुल है। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी वो न्यूट्रिशन लेकर आऊँगी इन ह्यूमन्स। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।